नमस्कार दोस्तों। मिशन टेट की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जैसे आपको पता है कि मिशन टेट की सीरीज़ के अंडर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में जो है हमने नॉन मेडिकल टेट जो आपका हुआ था, वो आपका जून 2020 सेशन का उसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने गया हुआ है। साइकोलॉजी सेक्शन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, बाकी के बचे 10 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। आज के क्वेश्चन नंबर ट्रिपल वन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कॉपी पेन लीजिए, नोट्स बनाइए और साथ-साथ में जो है लिखते जाइए। जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, वो भी लिखते जाइए। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अगर आपने अभी तक नोट्स बनाए होंगे तो आपके सामने जो है जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं तो आपके दिमाग में फ्लैश हो जाना चाहिए कि इसका आंसर कौन-सा है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार डिस्कस हो गए हैं और आपको पता है कि रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। और इस बार मुझे लगता है कि एक पेपर में जो है पेडागोजी सेक्शन जो है वो ज़्यादा मात्रा में आएगा। जस्ट लाइक 15 टू 20 क्वेश्चन जो हो पेडागोजी के रहेंगे, किसी भी टेट में आ सकते हैं। तो केयरफुली वीडियोस को देखिए और केयरफुली नोट्स बनाइए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। देखिए गाइस, मैं आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक सीधा सा फंडा बताता हूँ, सीधा सा तरीका बताता हूँ। अगर आपको नॉलेज है, आप डीप नॉलेज रखते हैं, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। एरिक एरिक्सन आपको पता है साइकोलॉजिस्ट हैं। चार्ल्स डार्विन अगर आपको नहीं पता रहने दीजिए। बी एफ स्किनर आपको पता है कि साइकोलॉजिस्ट है। डार्विन भी साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बच गया, जॉन डीवी। ये फिलोसफर थे, फिलोसफर मतलब थिंकर, जो आपके विचारक हैं। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा जॉन डीवी, अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि चार्ल्स डार्विन आपके जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप इन दोनों को एलिमिनेट कर दिए। दो में से आपको तुक्का मारना भी ईजी रहेगा, लेकिन तुक्का नहीं मारना है। ध्यान से देखिए, एरिक एरिक्सन आपको पता है, ये जर्मन और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है सोशल। साइको सोशल थ्योरी है, 1930 में इन्होंने दी थी और उसके 8 स्टेजेस हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी एरिक एरिक्सन की साइको सोशल जो थ्योरी है उसके कितने स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चार्ल्स जो आपके डार्विन हैं, ये इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने जो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी है। ध्यान रखिएगा, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी है। इसके अलावा इनकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो पब्लिकेशन हुई है वो हुई है 1859 में। क्या पब्लिकेशन हुई है 1859 में? इनकी पब्लिकेशन हुई है सेमिनल वर्क ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सेमिनल वर्क ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में पब्लिश हुआ था। ध्यान रखिएगा, बी एफ स्किनर आपको पता है, ये जो हैं ये आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। थ्योरी ऑफ रीएनफोर्समेंट इन्होंने दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में इन्होंने जो है टेस्टिंग की है और रैट के ऊपर टेस्टिंग की थी। 1930 में इन्होंने जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। तो आपके पास बच के जॉन डीवी। अब जॉन डीवी आपके पास अमेरिकन फिलोसफर है और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा, द स्कूल एंड सोसाइटी। द स्कूल एंड सोसाइटी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें इन्होंने बोला है कि जो बच्चा है उसको जो आपका पूरा एजुकेशन का ढांचा है उसका जो सेंटर या फोकल पॉइंट मान के जो है उसको एजुकेशन दी जाए, उसको जो है सेंटर पॉइंट माना जाए, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ आपके सामने। ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। खालिस्तान क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। गाइस, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। क्योंकि मोटिवेशन से जो आपका क्या होता है, आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, उसको सस्टेन करते हैं, मतलब लगातार जारी रखते हैं, और उसको जो है रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, तीन जो आपके ऑप्शन बचते हैं इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। तीनों का जो है क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर पेपर्स में। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड आपका होता है इनेट एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी और टास्क। मतलब आपको जो है अंदर से एक एबिलिटी आती है, आप में जो है अंदर से एक भावना आती है कि आपने किसी चीज़ को कंप्लीट करना है। आप बोलेंगे अब एप्टीट्यूड भी इसका हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो है किसी टास्क को करना है। मान लीजिए वो 2 मिनट का होगा, उसको आपने जो है स्टार्ट, मोटिवेशन क्या कर रही है, स्टार्ट करवा रही है, उसको कंटिन्यू जारी रख रही है और उसको कंट्रोल करवा रही है। लेकिन एप्टीट्यूड बोलता है कि आप में एक ऐसी एबिलिटी है कि आप किसी चीज़ को अगर स्टार्ट करें तो उसको एकदम से फिनिश कर दें। नेक्स्ट आता है आपका इमोशन, जो आपकी फीलिंग्स की कम्प्लेक्स स्टेट होती है। फीलिंग्स की कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स जो स्टेट है उसको बोलते हैं इमोशन। और कमिटमेंट आपकी होती है टू स्टे इन अ वर्क एंड कैरी इट। मतलब आप किसी को किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट दे देते हैं कि हाँ, मैंने काम करना ही करना है। तो आपको ये नहीं पता कि अगर वो काम गलत भी है फिर भी आप करेंगे, क्योंकि आपने कमिटमेंट दी है। यहाँ पे मोटिवेशन बोल रही है कि उसको नियंत्रित करना है। अगर आपको लग रहा है कि काम गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो आप उसको कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। लेकिन कमिटमेंट में ये होगा कि अगर आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया, आपको अगर वो गलत डायरेक्शन में भी जा रहा है, अगर आपने कमिटमेंट दे दी तो आपको वो चीज़ फिर करनी ही पड़ेगी। कमिटमेंट का मतलब ये होता है। तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 113 है। बालक
जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अबव होती है उन्हें इस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा। द चिल्ड्रन हुज IQ इज अबव 140 विल बी कैटेगराइज्ड इन दी कैटेगरी। गाइस मैं बार बार बोलता हूँ, जो IQ क्लासिफिकेशन चार्ट है प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है उसको रट लीजिए, क्योंकि वहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे, हर टेट में देखने को मिलेंगे, मेडिकल नॉन मेडिकल JBT जो मर्जी हो, आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक दो नंबर जो है वो आपके फ्री के नंबर हैं। मैं वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाइए, पुरानी वीडियोस देखिए, उस चार्ट को बनाइए, उस चार्ट को याद कर लीजिए, आपके 2 नंबर फ्री के मिल रहे हैं। आपको कमीशन में भी ये क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि MR जो चिल्ड्रन होते हैं, मेंटली जो आपके रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं, उनका जो है मतलब IQ जो है वो आप 25 से कम रख सकते हैं, या आप 25 to 50 ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास जीनियस। जी हाँ, जीनियस इसका सही आंसर हो जाएगा। जीनियस क्या होता है? 140 एंड अबव जीनियस आ जाएगा। अब नॉर्मल IQ क्या होता है? बार बार पूछा जाता है, 90 to 110, 90 से 110 के बीच। और आपके जो इडियट होते हैं 25 से कम, बिल्कुल इडियट 25 से कम, जिसको आप जड़ बुद्धि बोलते हैं। तो इस चार्ट को आपको खुद याद करना है, देखिए, याद करिए, और एक दो नंबर आपके फ्री के हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखिए, इसके लिए आपको जो है डिटेल में चलना पड़ेगा। आपको पता है कि जो आपके मल्टीपल थ्योरी की इंटेलिजेंस की मल्टीपल थ्योरी वो दी है आपके होवार्ड गार्डनर ने। होवार्ड गार्डनर जो थे वो आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, और इन्होंने जो 1983 में 1983 में थ्योरी दी है, और इसके जो है इसके भी 8 टाइप हैं। इन्होंने बताया है कि इंटेलिजेंस जो है वो 8 टाइप की होती है। होवार्ड गार्डनर ने 1983 में ये थ्योरी दी है। अब देखते हैं स्पीयरमैन कौन है। चार्ल्स स्पीयरमैन इनका नाम है, इंग्लिश से साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है, 2F थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कब? 1904 में। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू फैक्टर थ्योरी जो किसने दी है? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन ने कौन सी थ्योरी दी? टू फैक्टर थ्योरी। इसमें इन्होंने बोला कि G और S बोला है इन्होंने, G and S। G का मतलब जनरल इंटेलिजेंस, और एस का मतलब स्पेसिफिक एबिलिटी। जी का मतलब जनरल इंटेलिजेंस, एस का मतलब स्पेसिफिक एबिलिटी। जी एंड एस फैक्टर इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस के जी एंड एस फैक्टर होते हैं टू फैक्टर थ्योरीज को, तभी बोला गया क्योंकि जी एक एस टू। नेक्स्ट आते हैं आपके पास अल्फ्रेड बिने। आपको पता है कि ये फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने जो है फर्स्ट प्रैक्टिकल IQ टेस्ट दिया है, कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज भी इन्होंने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट, आपसे पूछा जाता है कि कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज किसने दिया? आपने पिछली वीडियोस में क्वेश्चन बार बार देखा होगा कि कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज दिया था आपके अल्फ्रेड बिने ने। और जो आपके फर्स्ट प्रैक्टिकल IQ टेस्ट है वो भी इन्होंने किया था। कब किया था? 1905 में। और इन्होंने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टेस्ट बनाया था, बिने सिमन टेस्ट। बिने सिमन टेस्ट, ध्यान रखिएगा इस टर्म को, बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। बिने सिमन टेस्ट किसने दिया? वो दिया आपके अल्फ्रेड बिने ने। आपको पता है जो आपके थॉर्नडाइक हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है। फर्स्ट 3 लॉज ऑफ लर्निंग भी इन्होंने डेवलप की हैं, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है इन्होंने 1930 में, जिसमें उन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किए थे? कैट के ऊपर, जो बिल्ली के ऊपर जो प्रयोग किए थे 1930 में, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। और फर्स्ट 3 लॉज ऑफ लर्निंग भी इन्होंने दी है। तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा होवार्ड गार्डनर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर वाज प्रोपाउंडेड बाय। देखिए गाइस, अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करा और क्वेश्चन आगे आ गया कि ट्रायल एंड एरर की थ्योरी किसने दी। तो अभी जो आपका हमने डिस्कस करा, तो उसका सीधा आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक। कब दी थी इन्होंने? 1913 में, 1913 में कैट के ऊपर इनका एक्सपेरिमेंट था। इनका एक क्वेश्चन पिछले मैंने शायद 2-3 वीडियोस पहले आपको बताया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि हु गेव दी फर्स्ट 3 लॉज ऑफ लर्निंग। लर्निंग के पहले 3 लॉज किसने दिए हैं? तो वो भी इन्होंने, जो आपके एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं, इन्होंने दिए हैं, और इन्होंने मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी दी है। नेक्स्ट आते हैं बिने, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, मैं बताऊंगा नहीं। कोहलर, आपके कोहलर कौन है? उनका पूरा नाम वोल्फगैंग कोहलर है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी है। और ये जो है गेस्टॉल्ट विचारधारा के हैं। गेस्टॉल्ट विचारधारा के मतलब इनसाइट लर्निंग को प्रमोट करते हैं। और जो है इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था एप के ऊपर, जो आपके चिंपैंजी हैं, और उसका नाम था सुल्तान। बार बार पूछा जाता है कि सुल्तान किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? सुल्तान के ऊपर। और जो आपके गेस्टॉल्ट जो आपके विचारधारा उसका जो उसको फाउंड किया था, उसको एस्टेब्लिश किया था, वो किया था आपके मैक्स वर्दीमर ने 1912 में, ध्यान रखिएगा। और आपके जो इवान पेवलोव हैं, इन्होंने जो है क्लासिकल कंडीशनिंग में अपने जो है टेस्टिंग की। आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग में इनकी टेस्टिंग रही है, और इनकी टेस्टिंग में इन्होंने जो है वो डॉग के ऊपर अपने जो है एक्सपेरिमेंट किए थे। डॉग के ऊपर इनके एक्सपेरिमेंट रहे हैं आपके पेवलोव के। और आपका जो है डॉग के ऊपर इनके पूरी, और ये जो थे आपके रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, और 1904 में इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी इवान पेवलोव ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। ब्लैंक प्लेज अ सिग्निफिकेंट
ब्लैंक प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के विकास में खालिस्तान का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए गाइज, ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस करा था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो हमने कल डिस्कस करा था, और कौन सा क्वेश्चन था ये आपका था क्वेश्चन नंबर आपका, एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 1110, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, यहाँ पे हमने देखा था इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो देखिए एक ही पेपर में एक क्वेश्चन दो तरह से पूछा गया है, तो आपको कभी भी कुछ पता नहीं हो सकता कि कितनी तरह से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी सॉरी, द इंट्रैक्शंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब आप इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन से जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कभी नहीं होती, अकेले हेरिडिटी से होती नहीं, अकेले एनवायरमेंट से होती नहीं, इनकी दोनों की परस्पर जो आपकी इंटरेक्शन है उससे होती है। क्वेश्चन को रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। देखिए एक ही पेपर में दो तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117, दी सिफा the cephalo-causal principle of development explains that development proceeds from, विकास का सिर्फ पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है। देखिए डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शंस हो नहीं सकता, हेड टू टू लग रहा है कि हो सकता है, रूरल टू अर्बन एरियाज ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एरियाज का कुछ लेना देना नहीं है, जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शंस जी नहीं, ये नहीं हो सकता कि जनरल टू स्पेसिफिक नहीं हो सकता, किसी को जो स्पेसिफिक टू जनरल भी हो सकता है। तो आपका हेड टू टो जो है इसका सही आंसर आएगा बी। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो उसका सर जो है वो सबसे बड़ा होता है, उसके जो बाकी बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी जो उसके ऑर्गन्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनके मुकाबले जो है उसका सर काफ़ी बड़ा होता है, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो देखिए सबसे पहले उसका सर बड़ा होता है, फिर जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो उसके बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बड़े होते जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हेड आया और हेड से उसकी डेवलपमेंट जो है बाकी बाकी चली बाकी टो की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। देखिए गाइज मैंने आपको ये चार्ट डिटेल में करवाया था, जो आपके लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, वेरियस लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं। तो इन्होंने पूछा है कि डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद मेंटल डिसऑर्डर नहीं, मैथमेटिकल डिसऑर्डर नहीं। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है और जिनको मैंने ट्रिक बताई थी उनको सीधे आंसर पता चल गया होगा, क्या, रीडिंग डिसऑर्डर। कैसे, मैंने बताया था कि लास्ट में देखिए ई एक्स आई एक्जिया जहाँ होगा वो रीडिंग डिसऑर्डर होगा। इसको डिटेल में देखने के लिए वीडियो प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हैं, वहाँ पे जाइए, इसको देखिए और समझिए। मैंने अलग अलग देखने के लिए अलग अलग जो लर्निंग डिसऑर्डर हैं उनके लिए जो है वो आपका ट्रिक्स बनाई है। ट्रिक्स बताइए, एक बार वो ट्रिक याद कर लेंगे तो जो है वो आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। देखिए एक ये आ गया आपके पास, नेक्स्ट आया आपके पास क्वेश्चन नंबर 119 आपके पास। देखिए एक और जो है वो आपके लर्निंग डिसऑर्डर से जो है वो क्वेश्चन। देखिएगा एक ही पेपर में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें इन्होंने पूछा है ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, डिस्ग्राफिया, राइटिंग में कठिनाई होती है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे जो आपके होते हैं। तो इसका सीधा ऑप्शन आ जाएगा डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया, एक्सिया आपका रीडिंग से है, कैलकुलिया आपका जो है मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, और आपका डिस्थीमिया होता है डिप्रेशन से रिलेटेड है। डिस्थीमिया जो है ये आपका डिप्रेशन से रिलेटेड है, तो उसका सीधा आंसर आ जाएगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया तो देखिए गाइस प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस को देखिए, ट्रिक को समझिए, ट्रिक याद होगी तो आपके 2 नंबर, जिसको ये ट्रिक आती होगी इसके 2 नंबर देखिए सीधे पक्के हो गए, और वो जो है एग्जाम में कभी गलती नहीं करेगा। हमारे आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स इन ऑर्गेनिजम्स, जीवों में गुणों के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। एनवायरनमेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आता है सेल्स, नहीं, इसका सीधा आंसर आ जाएगा जीन्स, क्योंकि जो आपके जीन्स हैं वो हमें जो पेरेंट्स हैं उनसे हेरिडिटी में मिलते हैं, उनसे मिलते हैं, और जीन्स के ऊपर ही हमारे कुछ गुण जो हैं, कुछ फीचर्स जो हैं वो डिसाइडेड होते हैं कि जस्ट लाइक हमारे हेयर कलर कैसा होगा, आई कलर कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, एवरेज हाइट कैसी होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके ट्रेड्स जो होते हैं उनको डिपेंड करती हैं, और टिश्यू जो है हो नहीं सकता। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिए। आगे नेक्स्ट वीक से मेरी ट्राई रहेगी कि आपको सेशन में मैं डिवाइड करूँ, 2 दिन साइकोलॉजी, 2 दिन इंग्लिश हिंदी, और 2 दिन जो है मैथमेटिक्स की वीडियो लाऊँ। चैनल के साथ बड़े बने रहें। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।